एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के विषय में। टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां। अब ये टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? आपके शिक्षण विधि कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति की एक शैली है। किस तरीके से आप बच्चों को विषय वस्तु बताएंगे, पढ़ाएंगे, कक्षा में किस तरीके से उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसी को कहते हैं शिक्षण विधि। अब जैसे हमने विभिन्न प्रकार के शिक्षण पढ़े थे, टाइप्स ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा था, अलग अलग तरह की टीचिंग होती है। सत्तावादी यानी ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है और अहस्तक्षेपी लेजर फेयर टीचिंग होती है। इसी के अनुसार आपकी जो शिक्षण विधियां भी हैं वो इसी तरीके से विभाजित होती है। मतलब कुछ शिक्षण विधियां जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती हैं, कुछ आपकी बाल केंद्रित होती हैं, कुछ यानी आपकी सत्तावादी शिक्षण विधियां होंगी, कुछ लोकतांत्रिक शिक्षण विधियां होंगी। तो इसी तरीके से हम इन शिक्षण विधियों को भी कैटेगराइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण हम देखते हैं। विधियों को वर्गीकृत किया गया है किस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बेसिस पर। जैसे कथन विधि हो सकती है, मतलब जब आप बोलकर पढ़ा रहे। इनमें कौन कौन सी विधियां आ जाएंगी? व्याख्यान, जब आप लेक्चर देते हैं, आपने बच्चों को बोलकर पढ़ाना है। प्रश्नोत्तर यानी जब आप बच्चों से प्रश्न उत्तर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी कथन विधि हो जाएगी। चर्चा विधि, जहां पर आप बच्चों से आपसी बातचीत हो रही है, शिक्षक और बच्चों में बातचीत हो रही है और उसके द्वारा जो विषय है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये हो जाएंगी कथन विधियां। फिर आती है आपकी दृश्य विधि। दृश्य विधि में जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट करके अगर पढ़ाएं या कोई चीज आप शो करके पढ़ा रहे हैं, कोई चीज दिखाते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो दृश्य विधि हो जाएगी। क्रिया विधि क्या होता है? जब आप बच्चों से कक्षा में कोई क्रिया करवाते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी आपने बच्चों से कराई, इसमें आपकी परियोजना विधि आ जाती है, समस्या समाधान विधि आ जाती है। फिर आती है आपकी बौद्धिक विधि। बौद्धिक विधि में आपके कौन से आ जाएंगे? जहां पर बच्चों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच समझ के काम करना पड़ रहा है, तो वो होती है विश्लेषण संश्लेषण या आगमनात्मक निगमनात्मक। चलिए अब हम एक विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं और हर विधि को भी देखते हुए चलेंगे कि वह शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है। तो इसमें सबसे पहले आपके आती है कहानी कथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। ये शिक्षक केंद्रित विधि है। यहां पर बच्चों को कहानी के द्वारा समझाया जाता है। मतलब जो भी विषय आपको बच्चों को पढ़ाना है उसे आप छोटी छोटी स्टोरीज के रूप में पढ़ाते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जहां पर आप बच्चों को कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधि के गुण क्या हो सकते हैं? अब देखिए, कल्पना विकसित होती है। जब टीचर स्टोरी सुना रही है, कोई कहानी सुना रही है, तो बच्चे अपने दिमाग में उन कैरेक्टर्स को इमेजिन कर लेते हैं, उन्हें सोचते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, तो बच्चों की कल्पना इसमें विकसित होती है। एकाग्रता बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ध्यान पूर्वक आपकी बात को सुनते हैं। उस कहानी में अगर बच्चों को मजा आ रहा होता है तो बच्चे एकाग्रता से आपकी बात सुनते हैं, तो यहाँ से एकाग्रता विकसित होती है। शब्दावली बढ़ती है। जब स्टोरी सुनाती है टीचर तो अलग नए नए शब्दों का भी प्रयोग करती हैं, तो ये जो नए नए शब्द हैं वो बच्चों को सीखने को मिलते हैं, तो बच्चों की जो शब्दावली है वो बढ़ जाती है। अगर बुक्स में भी आप देखेंगे तो छोटी बच्चों के जो कक्षाओं में किताबें लगी होती है उनमें छोटी छोटी स्टोरीज होती है। उन स्टोरीज में भी नए नए वर्ड्स आते हैं, उनसे बच्चों की वोकेबुलरी इंक्रीज होती है। फिर रुचियों को विकसित करती है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाती है। आप मान लीजिए किसी विशेष किसी पॉलिटिकल लीडर की या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनकी कथा सुना रहे हैं, या किसी सैनिक की कथा सुना रहे हैं, या किसी डॉक्टर की कथा सुना रहे हैं, तो जिस तरीके की कथा या कहानी आप बच्चों को बता रहे होते हैं उससे रिलेटेड क्षेत्र में बच्चों की रुचियां भी विकसित होने लगती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस कहानी सुनाने के माध्यम से बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है। कैसे? जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो हम अंत में हमेशा पूछते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हम पूछते हैं ना कि आपको क्या सीख मिली इससे। तो यहाँ हम बच्चों को कहानी के माध्यम से हम बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने की कोशिश करते हैं। दूसरी है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि। ये भी शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा टीचर किस तरह से पढ़ाएगी? पाठ्य पुस्तक में जो भी टॉपिक लिखा हुआ होता है टीचर उसे रीड भी करती है और साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाते हुए चलती है, ठीक है। तो टीचर क्या कर रही है? किताब को पढ़ेंगी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाते हुए चलेंगी। पाठ्य पुस्तकें देखिए क्या होता है, ये जैसे कि हमारी एनसीईआरटी वगैरह जो है वो किताबें डिजाइन करती हैं, ये सब स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, ठीक है, मानकों पे आधारित होती हैं। किस कक्षा के किस उम्र के बच्चों के लिए किस तरीके से विषय वस्तु प्रेजेंट की जाए, प्रस्तुत की जाए, जिसे उन्हें समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो पाठ्य पुस्तक विधि में जो कंटेंट
बुक्स में लिखा होता है वो बच्चों के कक्षा और उम्र के अनुकूल होता है और उनके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है कि किस तरीके से बच्चे को कंटेंट समझ में आएगा। जो एग्जाम्पल्स भी लिए जाते हैं किताबों में वो बच्चों की उम्र से जुड़े हुए लिए जाते हैं कि उस उम्र में जैसी क्रियाएं बच्चे करते होंगे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स उसमें रखे जाते हैं ताकि बच्चों के लिए समझने में आसान हो। और टीचर क्या करेगी, किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ती जाएंगी और समझाती भी जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन करनी है। और पाठ्य पुस्तक विधि का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा इन्हें खुद भी पढ़ सकता है और समझ सकता है। ठीक है, क्लास में कोई चैप्टर आपने कराया, इसके बाद आपने बच्चों को वो घर से भी पढ़ने के लिए दिया, तो बच्चा घर पे भी उसकी रीडिंग लगाकर उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको खुद से भी समझ सकता है। नेक्स्ट है हमारी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि भी शिक्षक केंद्रित विधि है। ये सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है। क्या होता था पहले जमाने में भी, गुरु जो है वो व्याख्यान देते थे, लेक्चर देते थे और सारे बच्चे जो है वो उनको सुनते थे। तो शिक्षक यहाँ पर क्या करता है, व्याख्यान देता है और बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और बच्चों का इंटरेस्ट बना के रखने के लिए, उन्हें अटेंटिव रखने के लिए, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, सुनते सुनते क्या हो जाते हैं, वो खो जाते कहीं और, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। लेकिन अगर आपको बच्चों को अटेंटिव रखना है, ठीक है, उनकी एकाग्रता बनाए रखनी है आपके लेक्चर में, तो आपको बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। जब आप व्याख्यान के बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो वो बच्चों को अटेंटिव रखता है, एकाग्र रखता है। ठीक है, व्याख्यान हमेशा कैसा होना चाहिए, तार्किक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि देखिए, टीचर आकर कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ाएगा कक्षा में। जो कंटेंट, विषय वस्तु टीचर को पढ़ानी है वो एकदम तार्किक रूप से सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज आपको कब पढ़ानी है वो आप पहले से सब चीज टीचिंग पॉइंट्स नोट करके आएंगे। फिर व्यवस्थित होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी बच्चे आपकी बात सुनेंगे। अगर आप बोरिंग लेक्चर देंगे तो बच्चों का ध्यान नहीं लगे, बच्चों का ध्यान नहीं लगेगा, बच्चे नहीं समझेंगे या नहीं सुनेंगे उसे। लेकिन अगर आप फ्लुएंसी से बच्चों को बहुत प्रभावशाली ढंग से, बहुत ही तार्किक रूप से व्याख्यान को एकदम क्रमबद्ध करके अच्छे से बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले सिंपल चीज समझा रहे हैं, फिर उससे आप कठिन की ओर जा रहे हैं, तो इस तरीके से समझाते हुए विभिन्न उदाहरण देकर जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो इससे बच्चे व्याख्यान में भी इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि दिखाते हैं। ठीक है, कम समय में पूरा टॉपिक आंखों के सामने आ जाता है। अब लेक्चर विधि जो होती है बहुत ही अच्छा तरीका होता है जहां आप कम समय में काफी सारा कंटेंट बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर कक्षा भी जो होती है ना वो आपकी काफी बड़ी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा के अगर पढ़ाना हो तो व्याख्यान विधि सबसे अच्छी रहती है। यह एक सस्ता तरीका है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे बच्चों को एक साथ अगर आपको पढ़ाना है तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके दोष क्या हो सकते हैं? देखिए, दोष क्या है, पहला तो ये बोरिंग हो सकता है। अगर व्याख्यान देने वाला जो है वो प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान नहीं दे रहा है, बच्चों को नींद आ रही है, एकदम बोरिंग लेक्चर हो रहा है या नीरस है जिसमें इंटरेस्ट बच्चों का नहीं जगेगा, कुछ उदाहरण ऐसे नहीं है जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाए, तो वो लेक्चर बोरिंग हो सकता है। करके सीखने का सिद्धांत यहाँ पर नहीं लागू होता। यहाँ पर आप बच्चे को खाली एक पैसिव लिसनर बना रहे हैं, यानी बच्चा बस निष्क्रिय रूप से सुन रहा है, वो एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है कक्षा में। पारंपरिक अवधारणा है ये, मतलब पहले जमाने से ये चला आ रहा है जब आप व्याख्यान विधि से ही पढ़ाते हैं। बच्चे निष्क्रिय श्रोता के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्तिगत अंतर पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। व्याख्यान तो सबके लिए बराबर है, यहाँ व्यक्तिगत अंतर पे ज्यादा ध्यान आप दे नहीं सकते। जैसे भी बच्चे बैठे हों, चाहे उनका जो मानसिक स्तर है वो औसत हो या औसत से ज्यादा हो या औसत से कम हो, सबके लिए व्याख्यान बराबर है, तो यहाँ व्यक्तिगत अंतर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर बात करेंगे प्रदर्शन विधि की। अब देखिए, प्रदर्शन विधि में क्या किया जाता है, जब आप व्याख्यान दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आप साथ ही साथ कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चित्र में दिखा दें, ठीक है, या बोर्ड पे उससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनाए, यानी कुछ भी आप शो करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रदर्शन विधि कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये भी शिक्षक केंद्रित विधि है, लेकिन यहाँ विषय ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए श्वसन तंत्र पढ़ा रहे, अगर आप खाली मुंह से बोल के पढ़ाएंगे तो शायद बच्चे को उतना समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने साथ ही साथ यहाँ पर एक चित्र दिखा दिया जिसमें आपने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र है वो यहाँ पर दिखा दिया, इस तरीके से जाता है, फिर यहाँ पे हमारे फेफड़े होते हैं, इस तरीके से आप बता रहे हैं, फिर इसके अंदर कैसे क्रिया चलती है, अब आप इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। ये विज्ञान में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्यूटोरियल विधि। ये आपकी बाल केंद्रित विधि। अब देखिए, ट्यूटोरियल मेथड या ट्यूटोरियल विधि में क्या किया जाता है,
कक्षा में समान क्षमताओं वाले समजातीय समूह बनाए जाते हैं। ठीक है, क्षमता समूह। देखिए, कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड या जो आपका पेडागोजी का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें हम कहते हैं कक्षा में बच्चों को आप कभी भी अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटेंगे। ठीक है, समूह नहीं बनाएंगे, ग्रुपिज्म नहीं किया जाता क्षमता के आधार पर। ठीक है, क्षमता के आधार पर आप कभी भी ग्रुपिज्म नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्यूटोरियल विधि एक ऐसी विधि है जहां पर आपका समजातीय समूह बनाए जाते हैं, यानी क्षमताओं के आधार पर आपके यहाँ पर ग्रुप बनाए जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपकी कक्षा में मान लीजिए 20 बच्चे, जिसमें से 5 बच्चे आपने देखा, आपने एक टेस्ट लिया और आपको समझ में आया कि 5 बच्चे तो जो है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा होशियार है। फिर आपने कहा अन्य 5 जो हैं वो एवरेज है। ठीक है, ज्यादा मान लीजिए 5 और जोड़ लीजिए, 5 5 10 जो है वो एवरेज है, मतलब औसत है। और बहुत जो कम, औसत से भी कम जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो 5 बच्चे। तो अब आप क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। मान लीजिए आपने 4-4 ग्रुप बना दिए इसी तरीके से। 5 बच्चों इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बनाया, इनका भी ग्रुप बनाया, इनका भी ग्रुप बनाया, और ऐसे ही इनका भी ग्रुप बना दिया जो बिलो इंटेलिजेंस वाले थे। अब टीचर क्या करती है, जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनके पास ज्यादा देर तक रुक सकती है। ठीक है, टीचर बारी बारी से इन ग्रुप के पास जा रही है और उनको पढ़ा रहे हैं, तो जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनके पास ज्यादा रुकेंगी। जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको क्वेश्चन देके आ गए और उनको समझा दिया, बच्चे अपने आप कर लेंगे। लेकिन एवरेज बच्चों को या बिलो एवरेज बच्चों को ज्यादा आवश्यकता है आपकी, आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा वहां, तो वहां जाकर आप ज्यादा देर तक बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में या ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया जाता है जिससे कि टीचर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सके। तो शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं। फिर है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में हम देखेंगे कि एक शिक्षक केंद्रित विधि। ठीक है, यहां पर आप बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं। अब प्रश्न उत्तर हो रहा है जहां पे बच्चे उत्तर दे रहे हैं, इसके बावजूद हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर होगा, प्रश्नों का जो लेवल होगा और जिस विषय से होंगे, कौन तय करता है, ये शिक्षक तय करता है। तो जब शिक्षक डिसाइड कर रहा है क्या क्वेश्चन पूछना है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछना है, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, शिक्षक केंद्रित विधि कहेंगे। शिक्षक केंद्रित विधि आपको ध्यान में रखना होगा, ये यूनानी दार्शनिक सुकरात ने दी थी। ठीक है, जो आदर्शवाद को फॉलो करते थे, आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेट्स ने दिया है क्वेश्चन आंसर मेथड, जो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। और इनका कहना क्या था कि ज्ञान जो है वो तो बालक के अंदर ही भरा हुआ है, बालक के अंदर है, हमें बस प्रश्नोत्तर करके उसको बाहर निकालना है। ठीक है, कि ज्ञान सब उसकी आत्मा में विद्यमान है, लेकिन हम बस क्वेश्चन आंसर करके उसको बाहर निकालेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी कि क्वेश्चन आंसर मेथड में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। जब प्रश्नोत्तर चल रहा है, जो ज्ञान जो है बाहर निकाला जा रहा है छात्र के मन में से, तो यहाँ पर शिक्षक की भी लर्निंग हो रही है और बच्चे की भी लर्निंग हो रही है, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी चर्चा विधि, जिसे हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। ठीक है, ये एक लोकतांत्रिक शिक्षण विधि है, डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर शिक्षक और बच्चे दोनों सक्रिय हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उनके बीच में बेसिकली एक बातचीत हो रही है। ठीक है, यहाँ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड प्रश्न। अब ओपन एंडेड क्या होते हैं, देखिए 2 टाइप के प्रश्न होते हैं आपके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है जिनका एक निश्चित उत्तर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आगरा कौन से राज्य में है, तो आपका एक निश्चित उत्तर होगा, तो एक क्लोज एंडेड प्रश्न हो गया। ओपन एंडेड प्रश्न क्या होता है, जहां पर खुली बहस के लिए आपके पास स्कोप होता है। प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, अब इस पे बहस हो सकती है, इस पे बातचीत हो सकती है, इस पे अलग अलग लोग अपने तरह की राय दे सकते हैं, अलग अलग राय दे सकते हैं। ये ओपन एंडेड प्रश्न हो गया। चर्चा विधि में ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों में सहनशीलता विकसित होती है। सहनशीलता कैसे विकसित हो रही है, जब आपको अपना कोई पॉइंट रखना है, आपको अपनी राय देनी है, तो आपको दूसरे के पॉइंट्स को भी तो सुनना होगा, आपको ये भी तो समझना होगा सामने वाला क्या कह रहा है। तो सामने वाले के विचारों को सुनना, समझना और इतना धैर्य रखना कि उसके बाद आप अपनी बात कहें, इससे बच्चों के अंदर सहनशीलता का विकास होता है।
बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना सीखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको अगर अपनी राय देनी है तो पहले आपको दूसरे के दृष्टिकोण को भी तो सुनना होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना सीखते हैं। तार्किक तर्क विकसित होता है। आप अपनी बात तभी समझा पाओगे जब आप सही तर्क दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तर्क करने की जो क्षमता है बच्चों के अंदर वो भी विकसित होती है।